प्रिय प्रिय छात्रों, हम मैमेलियन एंडोक्राइनोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। सुप्रभात विद्यार्थियों। पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ, यानी कि पूरी गर्भावधि समाप्त होने के बाद में जो बच्चा मादा के शरीर से विकसित होकर बाहर आता है, उसके जन्म लेने की क्रिया को हम चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन या प्रसव कहते हैं। ये जो प्रसव की क्रिया होती है, उसकी शुरुआत फर्टिलाइजेशन से होती है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया में अंडाशय से अंड बाहर आता है, और ये जो अंड बाहर आता है उसमें आउटर लेयर जो होती है वो करोना रेडिएटा होती है, उसमें बाहर की तरफ, और भीतर की तरफ जोना पेलुसिडा होती है। और इस अंडे के बाहर इस लेयर को भेदता हुआ शुक्राणु होता है जो इसको पेनिट्रेट करके अंदर आता है। इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उसके अंदर जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट में मियोसिस के द्वारा उसके अंदर विकास होता है, क्लीवेज की प्रक्रिया होती है। और ये देखिए अंडे का निर्माण, ये जो एग होता है उसमें स्पर्म निषेचित कर रहा है। ये इसके अंदर पोलर बॉडी बनी हुई है। ये देखिए, ये शुक्राणु, इसके अंदर ये पोलर बॉडी बनी हुई है। ये शुक्राणु अंदर एंटर हो रहा है। ये बाहर की तरफ ये जोना पेलुसिडा सेल है, अंदर की तरफ एग का साइटोप्लाज्म है। जैसे ही शुक्राणु प्रविष्ट करता है, ये पूरी की पूरी, ये देखो, निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया का प्रोसेस आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं कि कैसे स्पर्म टकराता है, एंटर बॉडी होती है, और ये क्लीवेज की प्रक्रिया हो रही है। इस चित्र में आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि कैसे शुक्राणु एंटर होता है। एंटर होते ही सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है। ये प्रोन्यूक्लियी होते हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं। ये सिंगल जाइगोट 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, और ये अल्टीमेटली क्लीव्ड होकर ये 2 सेल बन जाती है, जो कि विदलन की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन के पश्चात। अब ये विदलन होने के बाद में क्लीवेज की प्रक्रिया जो हो रही होती है, उससे 2-3 दिन के अंदर एक 16 समान कोशिकाओं की संरचना बनती है। इसे हम मॉरूला कहते हैं। तो ये मॉरूला कहलाती है। मॉरूला के अंदर ऐसी छोटी 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 गोल मलबेरी लाइक सेल्स बन जाती है। इसे हम मॉरूला कहते हैं। मॉरूला के बाद जो स्टेज आती है उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट में एक कैविटी होती है। इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। इतना बनने के बाद ये ब्लास्टोसील जब बनती है तो जो कोशिकाएं बनती है उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो आप इस चित्र में देखिए, बड़ा आरंभिक विकास अच्छे ढंग से समझाया गया है। ये अंडाशय से अंड ओव्यूलेशन के द्वारा बाहर आया। ये oocyte है, ये यूट्राइन ट्यूब है। यहाँ पर ये निषेचन की प्रक्रिया हुई तो इससे ये जाइगोट बना। जाइगोट टू एन स्टेज, फर्स्ट सेल, पहली कोशिका। जाइगोट के अंदर विदलन हुआ तो ये देखिए 4 सेल की स्टेज बनी, 4 कोशिकाएं हैं। लगभग इस प्रोसेस में 2 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो ये ये 3 दिन लगते हैं मॉरूला स्टेज बनने में। कई ब्लास्टोमियर्स बन जाती है जिसे हमने मॉरूला कहा। तो ये मॉरूला बन गया। मॉरूला बनने के बाद इनर सेल मास बन जाता है डिस्क के ऊपर। ये केवल कोशिकाएं बनी हुई है, इसको इनर सेल मास कहते हैं। नीचे की तरफ स्पेस है, ये ब्लास्टोसील कहलाता है। चारों तरफ एक लेयर है, ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। ये अर्ली एम्ब्रियो है। ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं मैमेलियन एम्ब्रियो को जो अर्ली बनता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो लगभग 1 हफ्ते 6 दिन में बन जाता है, ये यूट्रस की मोटी गर्भाशय है, लेयर है, ऊपर और दोनों तरफ। अब ये बनी हुई ब्लास्टोसिस्ट इस गर्भाशय के अंदर एंटर हो जाती है। तो कैविटी, यूट्रस की कैविटी में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के अंदर चली जाती है। इस प्रोसेस को सबसे पहले भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को हम रोपण कहते हैं। इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, रोपण। और यहीं से फिर प्लेसेंटा बनता है और इसका विकास होता है। मैं दोबारा शॉर्ट में इसे बताता हूँ। ये देखिए,
अंडाशय से अंडाया, सबसे पहले जायगोट बना, फिर 4 सेल स्टेज क्लीवेज प्रोसेस शुरू हुआ, उससे ये मोरुला बना, फिर ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बना और वेल डेवलप ब्लास्टोसिस्ट बना। ये जो वेल डेवलप ब्लास्टोसिस्ट होता है, इसका यूट्रस के अंदर इस स्थान पर इम्प्लांटेशन हो जाता है। इस प्रक्रिया को रोपण कहते हैं। ये यहाँ चिपक जाता है, अंदर धंस जाता है। रोपण होने के पश्चात ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन गई है, ब्लास्टोसिस्ट कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्त्रवण करती है और ये अपने आप को जो अत्यधिक संवहित रक्त कोशिकाओं और वाहिनियों से संभरित गर्भाशय की दीवार, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसको धंसकर भ्रूण इसके अंदर जाता है। तो ये कुछ लाइटिक एंजाइम सीक्रेट करती है और जैसे ही ये अंदर की तरफ धंसता है, इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसको हमने रोपण कहा। ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये एंडोमेट्रियम में धंस रहा है और धंसकर ये लाइटिक एंजाइम के द्वारा, इस दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, ये अंदर पहुंच रहा है। ये देखिए अंदर आ गया। तो ये गर्भाशय की लेयर एंडोमेट्रियम है सबसे बाहर, फिर यूट्राइन एंडोमेट्रियल एपिथीलियम है, ये बाहर की तरफ ये एपिथीलियम है यूट्राइन की, यूट्रस की। फिर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर सबसे भीतर जो ब्लू कलर की कोशिकाएं नज़र आ रही है, ये इनर सेल मास कहलाती है। फिर इसके चारों तरफ जो भूरे रंग की कोशिकाएं, ये पोषक स्तर या इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ये कहलाती है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के बीच की जो ये कैविटी होती है, इसको अपन ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं कैविटी। और ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ ल्यूमन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की ल्यूमन है। तो ये जो पहला चित्र आपको दिख रहा है, ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो रहा है गर्भाशय की भित्ति के साथ। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट की ब्लास्टोमियर और गर्भाशय की एंडोमीथियल आपस में जुड़ती है और उस स्थान को सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। यानी कि ये ब्लास्टोसिस्ट और ये गर्भाशय का एपिथीलियम आपस में जिस स्थान पर जुड़ते हैं, उसको सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और एम्ब्रियो जो फ्यूचर है, उसका इनर सेल मास अंदर की तरफ गर्भाशय की भित्ति में धंस रहा होता है। तो ये जब अंदर धंस कर चला जाता है, उसी को हम फीटस, और फीटस को ही गर्भ कहते हैं। अब ये भ्रूण नहीं है, अब इसे गर्भ कहा जाता है। गर्भ और भ्रूण में यही अंतर होता है। भ्रूण तब तक है जब तक कि उसका रोपण नहीं हुआ है, और जैसे ही गर्भाशय की भित्ति में रोपण हो जाता है, अब उसको हम गर्भ कहते हैं। गर्भ बनने के बाद जैसे इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, तो भ्रूण के चारों तरफ लेयर बनने शुरू हो जाती है। ये लेयर सबसे पहले बनने वाली कॉरियन लेयर होती है। ये देखो, ये कॉरियन लेयर है। कॉरियन एक हार्मोन का स्त्रवण करती है, उसे HCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, HCG। ये कॉर्पस लूटियम जो अंडाशय के अंदर होती है, उसको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रवण के लिए उद्दीपित करते हैं। हमने पढ़ रखा था कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। यानी कि जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, तब तक गर्भावस्था मेंटेन रहेगी। यदि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, तो गर्भ के गिरने की संभावना होती है। तो कॉरियन के द्वारा ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। अब कॉरियन के बाद एक अन्य मेम्ब्रेन होती है जो भ्रूण के गर्भ के चारों तरफ बनती है, इसको हम एमनियन कहते हैं। एमनियन प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एमनियन एक एमनियोटिक कैविटी बना देती है, उसके अंदर भरे हुए द्रव्य को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही एमनियन बन जाता है, तो गर्भ और माता के बीच का जो फिजियोलॉजिकल कनेक्शन, कारिकीय संबंध होता है, उसको हम आंवल या प्लेसेंटा कहते हैं। ये सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है जो एम्ब्रियो और फीटस के बीच कनेक्ट करती है। इसी प्लेसेंटा के थ्रू पोषक पदार्थों का माता और गर्भ के बीच आदान प्रदान होता है।
और यही प्लेसेंटा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का कार्य करता है। इस चित्र के अंदर हम बहुत अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं कि कैसे प्लेसेंटा बन जाता है। ये प्लेसेंटा देखिए, और झिल्लियाँ भी आपको नज़र आ रही है। सबसे बाहर की तरफ ये कॉरियन बनी हुई है। जस्ट भ्रूण के अंदर की तरफ ये जो झिल्ली बनी, इसको अपन एमनियन कहते हैं। एमनियन चारों तरफ ये फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस कैविटी को एमनियोटिक कैविटी भी कहा जाता है। फिर यदि हम देखें, एमनियन के बाहर ये जो झिल्ली बनी हुई है, ये देखो आप, कॉरियन है, ये एमनियन है, ये कॉरियन है। और भ्रूण और माता के बीच ये जो संबंध बन गया, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो कि वास्तव में प्लेसेंटा का वर्धित भाग है। ये प्लेसेंटा का, तो ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, ये फीटस है। फीटस का जो हेड एंड होता है ये नीचे की तरफ होता है, और जो पाँव होते हैं वो हमेशा जनरली ऊपर की तरफ होते हैं। ये किसी भी गर्भ की जन्म से पूर्व की स्थिति होती है। यदि हम इसी चित्र को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो आप देखिए, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, इसमें अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी होती है। ये देखो ब्लू और रेड कलर में आपको नज़र आ रही है अम्बिलिकल कॉर्ड और अम्बिलिकल वेन। फिर इनकी जो शाखाएं होती है, ये जो फीटस होता है उसके अंदर गई भी होती है और ये ब्रांच बना लेती है। तो इस प्रकार ये मैटरनल ब्लड के अंदर कॉरियोनिक जो विलाई होती है फीटस की, ये बाथड होती है, यानी इसके अंदर घिरी रहती है। तो फीटस का संपर्क माता के शरीर से बहुत अच्छे ढंग से होता है, और ये उभार होते हैं, इनको हम कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। इधर ये फीटस का हिस्सा है, ये इधर एम्ब्रियो का हिस्सा है, और ये कनेक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। और ये जो पूरा का पूरा लगभग 10वें सप्ताह का मानव का भ्रूण होता है, जो इस प्रकार से अवस्थित होता है, और एक बहुत ही घनिष्ठ फिजियोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल रिलेशन स्थापित हो जाता है गर्भ और माता के शरीर का आपस में। अब ये जो 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल इस समय बहुत ज़्यादा होता है, और उसके कारण से कार्पस लूटियम निरंतर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सीक्रेट करता है, और इसके बाद कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे हासिल होने लगता है और वो कॉर्पस एब्लिकेंस में परिवर्तित हो जाता है। इस समय तक जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रुधिर में उपस्थित होने के कारण पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है, और इसी प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है तो बढ़ने के कारण से स्तन ग्रंथियां और गर्भाशय एनलार्ज होने लगते हैं, और लेबर के समय इन्हीं हार्मोन की उपस्थिति में एस्ट्रोजन की मात्रा जो होती है वो डिक्लाइन होती है, कम होती है। तो इससे ओवरियन और मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, और एकाएक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल होता है प्रेगनेंसी यानी बर्थ के समय में थोड़ा कम होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसी को अपन लेबर पेन या बर्थ पेन कहते हैं। तो उसके मरोड़े आने शुरू होते हैं, और बच्चा वेजाइना के थ्रू, जो वेजाइनल कैनाल होती है वो रिलैक्स होती है। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल को रिलैक्स भी करता है, चौड़ा करता है वेजाइनल कैनाल को, ताकि बच्चे के बर्थ में आसानी हो। अब इसके बाद प्रेगनेंसी लगभग जो होती है 280 दिन 9 महीने के बाद रहती है,
200 निषेचन के लगभग 266 दिन के बाद कभी भी बच्चे का जन्म हो सकता है और इस गर्भावस्था की अंतिम अवस्था को हम पार्चुरेशन कहते हैं। फीटस की जो स्थिति होती है पोजीशन में वर्टेक्स हो जाता है, यानी कि हमने पीछे के चित्र में देखा था कि जो फीटस का हेड होता है वो इस प्रकार स्थित हो जाता है। हेड की पोजीशन नीचे होती है, टांग की पोजीशन ऊपर होती है, इसको वर्टेक्स पोजीशन कहते हैं। प्रेगनेंसी के अंत में एक हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है, इस हार्मोन को हम रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये सर्विक्स और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो बोन होती है उसको चौड़ा करने का काम करता है, तो रिलैक्सेशन होता है। इससे सर्विक्स जो सिग्नल्स होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है और इसी के साथ साथ रिलैक्सेशन के साथ ऑक्सीटोसिन का भी जो लेवल होता है वो बढ़ता है। ये मायोमीट्रियम जो गर्भाशय की होती है उसकी पेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ये एक प्रकार का अनैच्छिक संकुचन होता है और इस ऑक्सीटोसिन के अनैच्छिक संकुचन के कारण दर्द होता है। इन सब से ये जो प्रक्रिया होती है ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाती है और जो गर्भ की प्रक्रिया होती है वो आसान होती है और जो बच्चा माता के शरीर से होता है वो आसानी से बाहर आता है। हम देखिए इस चित्र में बर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे की हेड की पोजीशन है, हेड है, ये गर्भाशय का मुंह, इसको सर्विक्स कहते हैं। पीछे की तरफ ये बच्चे की पोजीशन टांग है, ये प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है जो जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट पोजीशन है। अब ये चारों तरफ की ये मायोमीट्रियम मसल्स होती है, सर्विक्स आता है, अब ये कैनाल होती है वेजाइनल कैनाल, ये इन हार्मोन से थोड़ा चौड़ी होती है। तो अब प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है, ये जो बोन होती है बैक साइड में, इनको जोड़ने वाला जो जॉइंट होता है ये सिम्फाइसिस कहलाता है, ये रिलैक्स होता है। तो ये देखिए बर्थ कैनाल विड्थ होने लगती है और ये बाहर से अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। तीसरी अवस्था तक होते होते जो गुदा एरिया पेरिनियम होता है, वेजाइनल कैनाल चौड़ा होता है, ये देखिए तीसरी अवस्था में ये बच्चे का हेड थोड़ा बाहर आता है। जब ये बच्चे का हेड बाहर आता है तो बच्चे को बाहर ले लिया जाता है और ये प्लेसेंटा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, इसको बच्चे के शरीर से काट दिया जाता है और इसमें से जितना भाग बाहर आना होता है वो आ जाता है, बाकी शरीर के अंदर रह जाता है और स्थिति नॉर्मलाइज हो जाती है और बच्चे का जन्म हो जाता है। इस प्रकार बच्चे के जन्म के ये स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये चाइल्ड बर्थ की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है।